तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे उन लोगों की जो अक्सर ये बहाना लगाते हैं कि हमें हालात ने क्रिमिनल बना दिया। जितने बड़े गैंगस्टर हिंदुस्तान में हुए, उनकी अगर आप बैकग्राउंड देखो तो बहुतेरों की, अ मेजॉरिटी ऑफ देम, उनकी बैकग्राउंड कभी भी ऐसी नहीं थी कि उनको जुर्म की दुनिया में कदम रखना पड़े। आज अगर वो बहाना लगाते भी हैं तो वो सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने के लिए लगाते। एक ज़माना था, एक फ़र्क है मुंबई के अंडरवर्ल्ड में और बाकी भारत के अंडरवर्ल्ड में। उनमें सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड के लोग हालात से चलते हुए, उनका सामना करते हुए, जहाँ विक्टिम बनते हुए या बेइंसाफियाँ होते हुए, चलते हुए, उनका टाकरा करते करते क्रिमिनल बन गए। लेकिन उसके उलट नॉर्थ इंडिया में और इसके साथ साथ राइट अप टू बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ पर लोग हालात से ज़्यादा अपने खुद के सोची समझी साजिश के तहत, या इन्होंने सोच समझ के क्रिमिनल बनना चाहा। किसी ने नहीं बनाया इनको क्रिमिनल। हम एक एक लोगों की बात करेंगे। कल जो तिहाड़ जेल में हुआ पिछले हफ्ते, और उसकी वीडियो जो 2 दिन सामने आती रही, उनको चलते हुए सोचा गया कि लोग अगर इस किस्म के काम करते हैं तो क्यों करते हैं। कहा जाता है कि कोई भी क्रिमिनल बचपन से क्रिमिनल नहीं होता। ये बात सही है, खून से क्रिमिनल नहीं होता। आपको कोई 1000 में से एक ऐसी एग्जाम्पल मिलेगी जहाँ बाप का बेटा भी क्रिमिनल बना हो, या एक बेटा नहीं, 2 तीनों बेटे जितने थे वो सब के सब क्रिमिनल बन गए। ऐसा बहुत कम होता है, हज़ारों में एक आध कोई ऐसी एग्जाम्पल मिलेगी। और फिर ये कह देना कि हम तो बदला लेने के लिए क्रिमिनल बन गए। इसका मतलब जब आपने बदला लेने की सोची तो आपका यकीन देश की कानून व्यवस्था पे नहीं था। अब एग्जाम्पल देना शुरू करते हैं। जब हम अंडरवर्ल्ड को, क्राइम की दुनिया को स्टडी करने लगते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उनको भी स्टडी करना पड़ता है। अब मुंबई से शुरू करते हैं, 3-4 एग्जाम्पल लेके। मुंबई का अंडरवर्ल्ड शुरू होता है करीम लाला। संक्षेप में बात करेंगे करीम लाला से। उसका कोई बाप दादा क्रिमिनल नहीं था, और ना ही आज तक करीम लाला को कभी किसी ने क्रिमिनल बोला। लेकिन फिर भी वो अंडरवर्ल्ड का डॉन था। उसने कभी किसी को मारा नहीं, कोई कत्ल का इल्ज़ाम नहीं, किसी से उसने कभी प्रोटेक्शन मनी नहीं मांगी, किसी से हफ्ता वसूली नहीं की, कोई कंट्रैक्ट किलिंग नहीं किए, कोई मर्डर ना किया ना करवाया। फिर भी अंडरवर्ल्ड का डॉन। वो लोग गुड समारिटन थे। उनके पास आदमियों की, अपने कबीले की, अपने लोगों की ताकत थी, जिस ताकत को उन्होंने अपना रुतबा बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया। किसी गरीब को तंग नहीं किया, किसी से बेइंसाफ़ी नहीं की, और ना ही कभी कानून से पंगा लिया। तब भी जब उनके कुछ घर वाले बाद में क्रिमिनल बने, उन्होंने उनका साथ भी नहीं दिया, छोड़ दिया, बेदखल कर दिया उन्हें कि मेरा इस शख्स से कोई रिश्ता नहीं है। अखबारों में इश्तिहार दे दिए। करीम लाला ने अपने भतीजे समद खान के खिलाफ इश्तिहार दे दिया था कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, जो पुलिस उसके साथ करना चाहती है, कानून करना चाहता है, करे। लेकिन उसके बड़े बवाल भी हुए, लेकिन करीम लाला ने अपना स्टैंड नहीं छोड़ा।
हाजी मस्तान। तमिलनाडु से छोटा सा बच्चा रोटी रोजी की तलाश में मुंबई आता है। डॉक्स में कुली का काम करते करते, कोली का काम करते करते, कोयला जो क्रेन में डालते हैं कोली, वहाँ से काम करते करते वो आदमी स्मगलिंग का किंग बन गया। बहुत, उसको पता ही नहीं था एंड तक कि उसके माँ बाप कौन है, कहाँ रहते हैं। कोई उसका रिश्तेदार नहीं था मरने तक। जब उसने अपनी शादी की, बच्चियाँ हुई, तो वो उसके रिश्तेदार बने। उसके अलावा उसका कोई आज तक कोई क्लेमेंट नहीं है जो ये कह सके कि मैं हाजी मस्तान का भतीजा हूँ, भांजा हूँ, कज़न हूँ, ये है वो है। इसी तरह वरदराजन मुडलियार, ये वो बड़े नाम हैं मुंबई के अंडरवर्ल्ड के जिनके नाम मैं ले रहा हूँ। वरदराजन मुडलियार इसी तरह वो भी तमिलनाडु से मुंबई में रोटी रोजी की तलाश में आता है। वो भी कोली में काम करता है। वो कुली का काम किया। हाजी मस्तान ने कोली का काम किया, कोयला डालने वाला, और वरदराजन कुली का काम। और उस आदमी ने बहुत बेदर्दी से, बेरहमी से अपना गैंग चलाया। हर उस शख्स को दबा के रखा जो उसको लगता था उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। लेकिन उसने भी कभी कुछ ऐसे तरीके का बहाना नहीं लगाया क्योंकि मेरे साथ कोई बेइंसाफ़ी हुई थी, मेरे किसी दोस्त को मार दिया था, इसलिए मैं क्राइम की दुनिया में आ गया। वो लोग बुरे काम करते थे, साथ में अच्छे भी बहुत करते थे। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, उनके कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। उस ज़माने में इस किस्म के अंडरवर्ल्ड में काम करने वाले लोगों कुछ असूल थे, उनके ऊपर चलते थे, इसलिए लोग उनके साथ उठते बैठते मिलते वर्तते। लेकिन इन लोगों को कभी किसी ने मारा नहीं। ना करीम लाला को किसी ने मारा, ना हाजी मस्तान को किसी ने मारा, ना वरदराजन मुडलियार को किसी ने मारा, और ना ही इन लोगों ने कभी जेल की सलाखों के पीछे दिन काटे। करीम लाला ने तो कभी भी जेल के पीछे किसी क्राइम की वजह से दिन नहीं काटे। थोड़े से दिन एक केस जो नकली इसके ऊपर बनाया गया था, एक बिल्डर ने उससे बदला लेने के लिए, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद जमानत हो गई थी, केस भी ख़त्म हो गया और करीम लाला बाइज्जत बरी हो गए। हाजी मस्तान ने जेल देखी तो वो डिटेंशन के नीचे देखी। कभी उसने किसी का मर्डर नहीं करवाया। जिन लोगों ने उसका सोने का माल खाया भी, स्मगलिंग का माल, उसको कभी उसने मारा नहीं। और कभी उसने किसी वायलेंट क्राइम के लिए जेल नहीं गया। कोई इस किस्म का क्रिमिनल केस नहीं था। फाइनेंशियल क्राइम की है, स्मगलिंग की, और वो मानता था मैंने किया। उसके लिए मीसा में इमरजेंसी के टाइम उसने वो डिटेंशन 1 साल की काटी। लेकिन वरदराजन सारी उम्र कभी जेल नहीं गया। जो उसके लोगों ने काम किए वो किए, लेकिन उसने अपने आप को ऐसा मेंटेन करके रखा था कि उसके खिलाफ कभी कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ। और ये सब लोग अपनी नेचुरल डेथ मरे। करीम लाला अपने घर में ओल्ड एज की वजह से मरा, हाजी मस्तान ओल्ड एज की वजह से मरा, और वरदराजन मुडलियार मद्रास में ओल्ड एज में अपनी नेचुरल डेथ मरा। किसी ने इनके ऊपर गोली नहीं चलाई, किसी ने इनके ऊपर कभी कातिलाना हमला नहीं किया। इसी तरह जितने और स्मगलर अंडरवर्ल्ड की फिगर्स थे उस ज़माने के, उनको कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया। ये उनका एक अंडरवर्ल्ड चलाने का तरीका था। आज के दिन में आप देख लीजिए कौन सा ऐसा गैंगस्टर है जो अपनी जान बचाते हुए नहीं फिर रहा। बड़े से बड़ा गैंगस्टर हो गए, कई लोग तो मारे गए, और जो अभी हैं उनको अपनी जान की चिंता पड़ी हुई है।
पहले तो जेल चले जाते थे इसलिए कि जब माहौल शांत होगा तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन अब जेलों में ज़्यादा खतरा है। अब तो दोनों तरफ से फंस गए वो। बाहर निकलेंगे तो एनकाउंटर का डर, जेल में रहेंगे तो दुश्मनों का डर। कहीं ना कहीं सब ताकतें इकट्ठी हो जाती है। लेकिन जो मुंबई और नॉर्थ इंडिया के गैंगस्टर्स को सबसे बड़ा फैक्टर अलग करता है वो है इनकी पढ़ाई लिखाई का। मुंबई में 99% गैंगस्टर या तो अनपढ़ थे या 10वीं के ऊपर नहीं पहुंचे, स्कूल ड्रॉप आउट थे। एक आध को छोड़ के 2-3 नाम आप उंगलियों पे गिन सकते हो जो जो सीधे क्रिमिनल थे। उनकी बात कर रहा हूँ, जो पर्दे के पीछे छिप के काम करते थे, बिजनेस कुछ और था, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। वो लोग तो पढ़े लिखे थे, लेकिन जो हार्ड कोर क्रिमिनल थे, ट्रिगर हैप्पी थे, घोड़ा दबाने में हिचकिचाते नहीं थे, वो लोग कभी कॉलेज नहीं गए थे, स्कूल के पहले पहले ही घर बैठ गए। उनमें से भले अरुण गवली हो, भले हाजी मस्तान हो, भले छोटा राजन हो, भले दाऊद इब्राहिम हो, भले छोटा शकील हो, कोई भी गैंगस्टर अश्विन नायक को छोड़ के जो पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था, क्वालिफाइड इंजीनियर, बाहर भी जाके पढ़ के आया। लेकिन बाकी लोग कोई किसी ने कॉलेज का दरवाज़ा नहीं देखा। पहला एनकाउंटर जिसका हुआ था मानिया सुरवे, वो ग्रेजुएट था, लेकिन बहुत जल्दी दुनिया से चला गया। लेकिन नॉर्थ इंडिया के जिस भी बड़े गैंगस्टर की आप उसकी जन्म कुंडली देखने लगे तो उनमें से 80% लोग कॉलेज की स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाद गैंगस्टर बने। ये हैरानी की बात है। आप कॉलेज में जाते हो पढ़ने लिखने के लिए, एक अच्छा कैरियर बनाने के लिए। आपके माँ बाप उस ज़माने में आपके ऊपर हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके आपको अपने गांव खेड़े से पढ़ने के लिए कॉलेज भेजते हैं, हॉस्टल का खर्चा देते हैं, अपने खर्चे कम करके आपको पढ़ाने लिखाने की हिम्मत करते हैं। लेकिन आप क्या करते हो? स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जाके दादागिरी करते हो। वो पॉलिटिक्स नहीं थी, वो बदमाशी थी। और उस बदमाशी के चलते वो शख्स, भले लॉरेंस बिश्नोई हो, गोल्डी बराड़ हो, गुरलाल बराड़ हो, गुरलाल पहलवान हो, मिंटू खेड़ा हो, ये पंजाब के लोगों की बात कर रहा हूँ। और सब के सब अच्छे खाते घरों के लोग थे, करोड़ों पति फैमिली से आए हुए लोग हैं, जिनको कोई पैसे की कमी नहीं थी कि रोटी रोजी चलाने के लिए, बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखने के लिए क्राइम की दुनिया में प्रवेश किया। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके चलते थे। कॉलेज में पढ़ते थे जब 18 साल उम्र भी नहीं थी, लेकिन गाड़ियाँ उस जमाने में 18-18 लाख की रखी हुई थी। और जब इलेक्शन के टाइम पे रोड शो करते थे, जैसे आजकल बड़े बड़े लीडर करते हैं, आप देखते हैं रोज़ रोड शो होता है। ये लोग अपनी उस इलेक्शन के टाइम पे कॉलेज की जब प्रेप में पार्ट 1 में पढ़ते थे तभी अपनी इम्पोर्टर गाड़ियों का रोड शो किया करते थे। इतना पैसा था इनके पास, पानी की तरह बहाते थे। और इनको क्रिमिनल बनने की क्या ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं थी। ये अपनी मर्जी से क्रिमिनल बने। इनको इनके पैसे ने खराब किया। इनको पैसे का अहंकार इतना था कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब बहाना लगाते हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हमारे एक दोस्त को, जिसको आजकल ये भाई कहने लगे हैं कि वो हमारा भाई था, अब सोशल मीडिया पे इनकी पोस्ट पढ़ो, मरने वाला भी इनका भाई, मारने वाला भी इनका भाई। हमारे भाई का बदला हमने ले लिया,
और हमारे उस भाई को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो हम उस भाई को नहीं छोड़ेंगे। अब सब इनके भाई हो गए। ये भाईगिरी ने इनका भी सत्यानाश किया और समाज का भी किया। करोड़ों लोग इस देश के कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, वो क्रिमिनल क्यों नहीं बन जाते? क्या उन लोगों ने कभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं देखी? सबने देखी, हमने भी देखी है। हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, हमने भी अपनी जदोजहद की है, वहाँ पे इलेक्शनें लड़ी हैं, सब किया है। उस केस में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी हुए, हमारे ऊपर भी केस बने, यूनिवर्सिटी से निकाले भी गए, लेकिन हमने कभी किसी को चाकू नहीं मारा, किसी को गाली नहीं दी, किसी का मर्डर नहीं किया, और कभी कोई लीडर नहीं बने या क्रिमिनल नहीं बने। पढ़ लिख के अपना धंधा किया, जर्नलिस्ट बने तो जो काम किए पहले बाद में ये उसमें लग गए, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें ऐसी शिक्षा दी थी। समाज से हमने सीखा है, अच्छी बातें सीखी। लेकिन हमारे साथ जितने लोग पढ़ते थे उस ज़माने में, सबके सब स्टूडेंट मूवमेंट से निकले हैं। सुषमा स्वराज दिल्ली में केंद्र की मंत्री बन गई, उनके पति स्वराज कौशल वो हमारे साथ थे, वो कहाँ की कहाँ पहुँच गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं एक स्टेट के। बीजेपी के नेता अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद सिंह, मुख्तार नकवी, ये सब लोग स्टूडेंट मूवमेंट से निकले हुए। वो एक वो प्रसाद रूडी, वो चंडीगढ़ से पढ़ के गया। और हमारे साथ के पढ़े हुए लोग यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शनें भी लड़ते थे, क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी बनते थे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रधान भी बनते थे, सेक्रेटरी भी बनते थे, उनमें सब के सब लोग बड़े बड़े ओहदों पे गए। जगमोहन सिंह कंग पंजाब के मंत्री बने, त्रिपतेंद्र सिंह बाजवा पंजाब के मंत्री बने। कितने लोग, कितने नाम गिनाऊं मैं आपको। मनीष तिवारी, उनके पिता हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे, डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी। उनको आतंकवादियों ने घर में घुस के मार दिया, गोलियां मार के, लेकिन उनका बेटा मनीष तिवारी बाप का बदला लेने के लिए आतंकवादी नहीं बना। वो पढ़ लिख के वकालत की, उसके बाद यूथ कांग्रेस में आया और आज 3-4 बार मेंबर पार्लियामेंट बन चुका है। तो दोस्तों, ये को बदला लेने की भावना से आप क्रिमिनल नहीं, बड़े आदमी नहीं बन सकते, आप क्रिमिनल ही बनोगे। आपके सके भाई को मारा हो, आपके सके बाप को मारा हो, तब कहीं आप कोई एक्शन लो तो थोड़ा सा लगता है कि आपने कुछ, आप दुखद थे इसलिए काम किया। लेकिन हाँ, रहरे गहरे खैरे को भाई बना देना कि वो तो हमारा भाई जैसा था, उसको मारा, उसका बदला लेने के लिए मैंने उसको मार दिया और उसके बाद आज तक जेल में है। ये कोई लॉजिक नहीं है इन बातों में। आप खुद बिगड़े हो, आप अपनी तकदीर आपने खुद खराब की। बबलू श्रीवास्तव के बारे में पढ़ रहा था, उसके पिता उनको IAS IPS बनाना चाहते थे। बबलू श्रीवास्तव खुद भी IAS IPS बनना चाहते थे, लेकिन कॉलेज में गए, इलेक्शन का समय आया, उनके किसी साथी को किसी ने मार दिया, उसमें बबलू श्रीवास्तव का गलत नाम आ गया, उसको जेल में जाना पड़ा थोड़े दिन, बाद में जमानत हो गई। उसके बाद बबलू श्रीवास्तव क्या है आपको मालूम है यार, 27 साल से जेल में बैठे। लॉरेंस बिश्नोई और इसके जितने साथी, सबके सब स्टूडेंट लीडर बनने चले थे, लेकिन क्रिमिनल बन गए। किसका कसूर है? अभी ये दिल्ली में पहलवान लोग बेचारे बैठे हैं, इतने दिनों से इंसाफ की मांग करते, लेकिन उनके कुश्ती संघ का प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह, मैं उनका पुराना इतिहास पढ़ रहा था, उनकी शुरुआत भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से होती है। कॉलेज में झगड़ा होता है और वहाँ से पहला क्राइम हो जाता है और बाद में
कि पता नहीं कितने केसेस बन के 48 केसेस, मर्डर, डकैती, मोटरसाइकिल चोरी का केस, वो बबलू श्रीवास्तव भी बना। तो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हो या कत्ल करने जाते हो? यूनिवर्सिटियाँ क्या कत्ल की डिग्री देती हैं आपको? मोटरसाइकिल चोरी करने की डिग्रियां देती हैं। अभी लेटेस्ट उदाहरण आपके सामने, टिल्लू इतनी बेहरामी से मारा, ताजपुरिया, सामने देखा आपने। उसकी जिंदगी भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू होती है क्राइम की, और उसका साथी उस समय का दोस्त जितेंद्र गोगी, ये साथ में कॉलेज की इलेक्शन लड़ रहे थे। और उसी इलेक्शन में, उसके पहले इनकी बहुत अच्छी दोस्ती चल रही थी, लेकिन उस इलेक्शन में एक स्टूडेंट लीडर का कत्ल हो जाता है, जो कि चोट वोट लग जाती। उसके बाद इनकी दुश्मनी हो जाती और उसको लेके ये दोनों गैंगस्टर बन जाते हैं। ये कौन सा बहाना है भाई मेरे? क्या बताना चाहते हो समाज को आप? पढ़ने लिखने गए थे, छोड़ छड़ा के आप क्रिमिनल बन गए सिर्फ इसलिए कि आपके किसी दोस्त को किसी ने थप्पड़ मार दिया या गाली दे दी, या आपके दोस्त की बहन को किसी ने छेड़ा। नहीं भाई, ऐसी सब बातों के लिए कानून है ना। तो आपको पहले दिन से ही कानून पे भरोसा नहीं था। जिस शख्स ने आपके दोस्त को मारा या पिटाई की या उसकी जान ली, वो आदमी तो पकड़ा गया, उसको कानून ने सजा भी दी, लेकिन आप किस खुशी में क्रिमिनल बन गए? इसका मतलब गलती समाज की नहीं है, गलती आपकी संगत की है, आपके उन सब दोस्तों की है जिनका बेंट ऑफ माइंड ही क्रिमिनल था। ऐसे कितने लोग हैं जो समाज में पढ़ने लिखने आते हैं, उनके साथ भी बेइंसाफियाँ होती हैं, लेकिन वो कभी आपकी तरह इस रास्ते पे नहीं चलते। और आज के दिन ये माहौल ख़राब किया है आप जैसे लोगों ने, जो पढ़े लिखे होने का नाटक करते हो, लेकिन आपकी ज़हनियत जो है वो क्राइम से भरी हुई है। तो ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई करना बंद होना चाहिए। मत बोलो इनको कि ये पढ़ा लिखा था बेचारा, इसके साथ ये धक्का हो गया, वो बेइंसाफ़ी हो गई इसलिए वो क्राइम में चला गया। ये सब बहानेबाजियाँ हैं। आपने ये फील्ड अपनी मर्ज़ी से चुना है, और अगर आज भुगत रहे हो तो वो आप वही काट रहे हो जो आपने बोया था। तो दोस्तों, इस तरीके से समाज को, जैसे कहते हैं कोई भी आदमी जो होता है वो आईना होता है समाज का, लेकिन ये आईना हमें नहीं चाहिए जो आईना आज के लोग हमें जेलों में बैठ के इस किस्म के घिनौने इनह्यूमन वहशी काम करते हैं। ये आने वाली हमारी जनरेशन के लिए उन लोगों से भी खतरनाक हैं जिनको हम आतंकवादी कहते हैं, जिनको हम अगलाववादी कहते हैं, जिनको हम रिलीजियस फैनेटिक्स कहते हैं, जिनको हम नशा तस्कर कहते हैं, जिनको हम कुछ और कहते हैं। उनका असर तो कम लोगों पे होता है, लेकिन ये लोग जो समाज को दिखा रहे हैं और मीडिया जिस तरह उनको प्रमोट कर रहा है, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आप एक क्रिमिनल की इंटरव्यू क्यों करते हो? क्या क्या आप समाज को दिखाना चाहते हो? आप एक क्रिमिनल जो इतने केसेस से इन्वॉल्व है, आज तक जेल में बैठा है, जमानत नहीं हुई उसकी, आप उसके साथ लॉकअप में उसको फ़ोन दे के साठगांठ करके इंटरव्यू करते हो? आप उस क्रिमिनल से बड़े क्रिमिनल हो जो आप इनको प्लेटफॉर्म देते हो अपनी क्रिमिनलिटी दुनिया के सामने रखने के लिए। और वो आदमी हंस हंस के बात कर रहा है। उसको सवाल पूछा गया कि आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का बड़ा शौक था, तो क्या आपके अभी भी पॉलिटिशियन के साथ लिंक हैं? क्या पॉलिटिशियन क्राइम को प्रमोट करते हैं? वो आदमी हंस के कहता है कि अगर पॉलिटिशियन मुझे प्रमोट करता तो मैं जेल में क्यों होता।
अब फिर अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और उन पॉलिटिशियंस का नाम लेने को तैयार नहीं है जिनके कहने पे इतने बड़े काम हो रहे हैं। अब दुनिया में कौन मानेगा कि जिस किस्म की हरकतें इन्होंने की हैं क्या वो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के बिना कर सकते हैं? ये आपके सोचने का विषय है, लेकिन जो हो रहा है वो बहुत डेंजरस है, इससे बचने की ज़रूरत है। मीडिया, आज आखिरी बात करके इस एपिसोड को ख़त्म करेंगे। कल शाम को लुधियाना में टाइम्स नाउ की एक रिपोर्टर का एक और औरत से झगड़ा हो जाता। तू मैं ये रिपोर्टर उस औरत को कुछ ऐसे शब्द कह जाती है जो उस औरत की जाति के खिलाफ थे। तो पुलिस बीच में कुछ कंप्रोमाइज़ करवाने की कोशिश करती है, लेकिन इनको अकड़ बहुत थी कि हम तो बहुत बड़े एक टेलीविज़न ग्रुप के साथ काम करते हैं, हमारा कोई कौन क्या बिगाड़ देगा। कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं, अपनी अकड़ दिखा रहे हैं, दांव दिखा रहे हैं। उसके बाद केस रजिस्टर होता है SC और ST एक्ट के नीचे और इनको सुबह कोर्ट में ले जाके 15-19 तारीख तक रिमांड मिल जाता है। और कल से पूरा मीडिया लगा हुआ है कि प्रेस की आज़ादी के ऊपर हमला, हमने ये कर दिया था वो कर दिया था, इसलिए सरकार हमसे बदला ले रही है। मैं को आम आदमी पार्टी का या केजरीवाल का या भगवंत मान का कोई खैर ख्वाह नहीं हूँ, ना मैं इनको पसंद करता हूँ, इनके कामकाज के तरीके को, ना इनकी किसी पॉलिसी से मैं सहमत हूँ, ना इनके मैं किसी किरदार से ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन आप एक बड़े टेलीविज़न चैनल में काम करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दलित महिला को कुछ ऐसे अपशब्द बोलो जो उसकी जाति के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। अब हो गया, केस हो गया तो आप भुगतिए, लेकिन नहीं, उनके पास पैसा है, उनके पास ताकत है, गोदी मीडिया सब इकट्ठा हो गया। वही बीजेपी वाले जिन्होंने दर्जनों पत्रकारों को डिफरेंट केसेस बनाए, पूरा मीडिया को स्कफल करके रखा हुआ है, स्कटल करके रखा हुआ है, बोलने की इजाज़त किसी को नहीं। और वही लीडर आके कह रहे हैं कि पंजाब में आप सरकार ने इस पत्रकार के साथ बहुत बड़ा धक्का किया है। आज हाई कोर्ट में अपील की गई, बड़े बड़े वकील खड़े किए और उस महिला की इंटरम बेल हो जाती। अब आगे हीयरिंग होगी जिसमें डिटेल से बहस होगी। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वही लोग जब दूसरे पत्रकार के ऊपर ज्यादती होती है तो ये जिक्र तक नहीं करते, अपने पत्रकार के साथ होती है तो बहुत बड़ा इनकलाब खड़ा हो जाता है देश में, बहुत बड़ा शोषण खड़ा हो जाता है और सबके सब मीडिया हाउसेज इनके साथ खड़े हो जाते हैं। पत्रकारों की संस्था रेगुलेशन पास कर देती है कि ये धक्का नहीं चलेगा। मैं इनको पूछता हूँ, जब पंजाब सरकार ने पंजाब में पिछले दिनों में अमृतपाल के टाइम पे इतने लोगों की YouTube चैनल बंद कर दी, बहुत से पत्रकारों के व्हाट्सएप अकाउंट बंद कर दिए और कुछ लोगों को सरकार की कमज़ोरियां दिखाने के लिए उनके ऊपर केस भी फाइल किए गए, तभी ये सब लोग कहाँ थे, ये पत्रकार हतैषी कहाँ थे। तो दोस्तों, बहुत ख़तरनाक दौर से निकल रहे हैं। अब सबको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा और ये क्रिमिनल्स को बिल्कुल प्रमोट करना बंद कीजिए। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।